करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नमो नमः छात्र। तो पिछले भाग में हमने व्यंजन संधि के कुछ भेदों का अध्ययन किया था। षचुत्व संधि, षटुत्व संधि, जशत्व संधि और अनुस्वार संधि। आज हम उसके बाद व्यंजन संधि के नेक्स्ट जो भेद हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अनुनासिक संधि। प्यारे छात्र, अनुनासिक संधि का एक सूत्र आता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र ये कहता है, यदि यर प्रत्यार हो, यर प्रत्यार से परे अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान पर अनुनासिक आदेश होता है। अर्थात यर से परे अनुनासिक होने पर यर के स्थान पर अनुनासिक आदेश होता है। इसमें दो नए शब्द आए, एक यर और अनुनासिक। यर एक प्रत्यार है जो संस्कृत में 44 जो प्रत्यार बनते हैं उस 44 प्रत्यारों में एक यर भी प्रत्यार है। इस यर प्रत्यार के अंदर वर्ण आते हैं वो सभी व्यंजन आते हैं। सभी जो व्यंजन है वो आएंगे, एक ह नहीं आएगा। ह को छोड़कर सभी व्यंजन आएंगे, सभी व्यंजन। और अनुनासिक का अर्थ होता है या मा ग ण न, यानी जो संस्कृत के जो 5 वर्ग होते हैं, क च ट ट त और प, ये जो 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों का अंतिम वर्ण, क का अंतिम ग, च का अंतिम य, ट का अंतिम ण, त का अंतिम न और प का अंतिम म। तो ये जो 5 अंतिम वर्ण हैं, इन अंतिम वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है वो ही अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अनुनासिक कहने का तात्पर्य, अनुनासिक का एक सूत्र आता है। इन अनुनासिक किसे कहते हैं? मुख प्लस नासिका। जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से उच्चारित हो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इन 5 वर्णों के अलावा सभी जो वर्ण है वो किससे उच्चारित होते हैं? मुख से। लेकिन ये जो 5 वर्ण हैं, या म ग ण न, ये जो 5 वर्ण हैं, ये वर्ण मुख और नासिका इन दोनों से ही उच्चारित होते हैं। अनुनासिक का अर्थ यानी जिन वर्णों में मुख सहित नासिका का उपयोग होता है वे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। यानी इन 5 वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमें नासिका यानी नाक, नासिका यानी नाक, नासिका का सहारा लेना जरूरी होगा। यदि हम नासिका का सहारा नहीं लेंगे तो भली भांति इन वर्णों का हम उच्चारण नहीं कर सकते। इन वर्णों का शुद्ध उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी पहचान करने के लिए आप अपने दोनों नासिका को हाथ से बंद करके यदि हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपके नासिका के अंदर कंपन होगा। जब कंपन होता है और उच्चारण करने में दिक्कत आती है तब आप समझना कि हाँ, आप इन 5 वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर पा रहे हैं। और यदि शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं है, कंपन नहीं हो रहा है, तो वो शुद्ध उच्चारण भी नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 5 वर्ण हैं इनको हमने क्या नाम दिया है? अनुनासिक वर्ण। मुख सहित नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों को अनुनासिक। तो अब जब संधि युक्त जो पद आएगा, संधि युक्त पद आएगा, वहां पर 2 अनुनासिक वर्ण पास में आएंगे, 2 अनुनासिक।
क्यों आएंगे 2? क्योंकि देखो यर था, यर से परे क्या था? अनुनासिक, और यर के स्थान पर भी क्या हो गया? अनुनासिक। तो एक तो ये अनुनासिक और एक ये अनुनासिक, तो कोई 2 अनुनासिक वर्ण पास पास में आते हैं, यानी इन 5 वर्णों में से कोई भी 2 वर्ण यदि लगातार है, आवृत्ति हो रही है, या किसी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, या कोई 2 वर्ण पास पास में आ रहे हैं, तो वो अनुनासिक नासिक संधि होगी। क्योंकि यर के स्थान पे आदेश अनुनासिक होता है, इसलिए इस संधि का नाम भी क्या रखा गया? अनुनासिक संधि। तो जैसे मैं उदाहरण देख रहा हूं, एतन मुरारी, क्या जो अनुनासिक थे वो मैं लिख लेता हूं वापस, या मा गा णा और न, ये जो 5 अनुनासिक वर्ण हैं, क्या इस एतन मुरारी के अंदर इन 5 वर्णों में से कोई 2 वर्ण है पास पास में? बिल्कुल है। कौन सा है? न और म है, न और म। तो न और म पास में है, दोनों ही अनुनासिक हैं, और दोनों में से जो व्यंजन होगा, जो आधा वर्ण होगा, वहीं से इस शब्द का विच्छेद होगा। तो एतन मुरारी के अंदर न है जो व्यंजन वर्ण है, तो इसका विच्छेद यहीं से होगा, न के स्थान पर इसका विच्छेद होगा। और न किस वर्ग का है? त वर्ग का है, तो उसी वर्ग में से ही इसका विच्छेद होने वाला, तो इसका विच्छेद होगा एतद धन मुरारी। प्रिय छात्रों, मैंने पूर्व के भी अध्ययन में वीडियो में बताया था कि जब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो प्लस के जो प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है, प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण है, वो कैसा होना चाहिए? हलंत वाला। यदि आपने हलंत नहीं लगाया तो वो आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं रहेगा। आपने एतद मुरारी लिखा और हलंत भूल गए तो आपका उदाहरण बिल्कुल गलत माना जाएगा। गलती सिर्फ क्या थी? हलंत की। तो आपको बिल्कुल भली भांति इसका ध्यान रखना है कि एतद हलंत धन मुरारी। द क्या है? वर्ग का। जैसे मैं इसका विच्छेद करूं वापस, एतद और मुरारी, द है त वर्ग का, आगे क्या है? म। द किस में आता है? यर में। आगे म क्या है? अनुनासिक। यदि यर से परे अनुनासिक, तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो जिस वर्ग का वर्ण है उसका अंतिम होगा। जैसे मैंने यहां लिखा कि जिस वर्ग का है वो अंतिम वर्ण, ये त वर्ग का था और त वर्ग का अंतिम क्या होता है? न। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां इस द के स्थान पर क्या आ जाएगा? न। अंतिम वर्ण आएगा तभी तो अनुनासिक होगा। तो वापस मिलेंगे एत आधा न और मुरारी, हो जाएगा एतन मुरारी। दूसरा उदाहरण है जैसे सन्मार्ग। सन्मार्ग में इस यमगणनम में से कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? अनुनासिक के न और म। तो न किस वर्ग का है? त वर्ग का। तो त वर्ग में से इसका विच्छेद होगा तो क्या होगा? सद धन मार्ग। सद धन मार्ग। द वर्ग का तीसरा है और वो यर में आता है, और म आगे है वो अनुनासिक है। तो यर के बाद अनुनासिक, तो यर के स्थान पर अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिस वर्ग का यहाँ वर्ण आएगा उसका अंतिम वर्ण अनुनासिक होगा। जिस वर्ग का होगा उसका अंतिम। एक बार पुनः मैं लिख लेता हूं। जो ये 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प, इनका अंतिम वर्ण क का ग, च का य, ट का ण, त का न और प का म। तो यहां देखिए द है। द किस वर्ग का है? त का। तो अंतिम क्या होगा? न। तो यहां इस द के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? न। ऐसे कैसे था? वांगमयम। क्या उदाहरण था? वांगमयम। ग और म, इन 5 में से कौन कौन से वर्ण आए? ग और म।
ग आधा है, यहीं से विच्छेद होगा, तो ग किस वर्ग का है? क वर्ग का है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाक। क्या हो जाएगा? वाक धन मयम, वाकमय। अब देखो क का अंतिम क्या होता है? ये देखो क का अंतिम क्या है? ग। यहाँ तो वापस लिख लेंगे ग, तो हो जाएगा वांगमय। आगे अगला उदाहरण है जगन्नाथ। कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? दो अनुनासिक, न और न। न किस वर्ग का है? त का, तो इसका विच्छेद त वर्ग में से होगा, तो हो जाएगा जगत धन नाथ। और त का अंतिम क्या हो जाएगा? न। जैसे तन्न, तो तद धन न, दोनों ही समान है, दोनों में भी न आ रहा है। एक जगह त आया, एक जगह द आया, वो एक सार्थक विच्छेद होता, तब वो अलग अलग वर्ण आते हैं। मृण्मय, ये म है, मृण्मयम, मृण्मय, तो न और म, तो हो जाएगा मृत धन मयम। तो त का अंतिम क्या हो जाएगा? न। त का अंतिम क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर अनुनासिक न, तो यहाँ पर हो जाएगा मृण्मयम। तन्मात्रम, तन्मात्रम, तो न और म है, तो न के स्थान पर विच्छेद क्या होगा? त वर्ग में से, क्योंकि त वर्ग का ही न है, तो तत् धन मात्रम, तत् मात्रम। डिंग नाग, तो क वर्ग में से है और आगे न है, तो ग और न दो अनुनासिक है, दोनों में से ग व्यंजन वाला है, तो यहीं से शब्द का विच्छेद होगा, तो दिक्क धन नागः। क का अंतिम क्या होता है? क का अंतिम ग, तो यहाँ पर हो जाएगा डिंग और नाग। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो 5 अनुनासिक वर्ण हैं, इन 5 अनुनासिक वर्णों में से कोई जब दो पास पास में आते हैं और उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तो उसी वर्ग का करेंगे जिस वर्ग का यहाँ में इसमें से कोई वर्ण आया है। अब उसमें वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम कोई भी वर्ण हो सकता है, वापस पंचम वर्ण इसका नहीं आएगा। इसके बाद हम व्यंजन संधि का अगला भेद पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परसवर्ण संधि। क्या नाम है? परसवर्ण संधि। अब देखो परसवर्ण जो संधि है, जिसका सूत्र आता है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, यानी अनुस्वार से परे क्या हो? यय हो, तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश होता है। यय एक प्रत्यार है, यह प्रत्यार के अंदर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ह य वर ल, ये वर्ण इस यह प्रत्यार के अंतर्गत आते हैं। ह नहीं, यवरल, ह को छोड़कर यवरल। और पर सवर्ण का अर्थ होता है बाद वाले जैसा। वापस देखें एक बार, पर सवर्ण संधि जिसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र ये कहता है यदि अनुस्वार हो, अनुस्वार से परे यय हो, तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण, पर सवर्ण मतलब बाद वाले जैसा, यानी इस यय के अंदर जो वर्ण है, यय का जो वर्ण है उसका अंतिम वर्ण यहाँ आदेश होगा। एक बार पुनः ध्यान देना, अनुस्वार के स्थान पे पर सवर्ण आदेश होगा और पर सवर्ण में वही वर्ण आदेश होगा जो यय है, इसका जो वर्ण है उसका अंतिम वर्ण आदेश होगा। जैसे अर्थात अनुस्वार से परे यह होने पर अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश होता, अर्थात बाद वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम वर्ण। बस इस चीज को ध्यान रखना, बाद में जिस वर्ग का वर्ण है उसका अंतिम वर्ण ही पर सवर्ण आदेश होगा। उदाहरण के तौर पे हम समझें तो उदाहरण है शांत, विच्छेद किया हुआ है शाम धन त, शाम धन त। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो आप देखोगे
कि कल हमने एक संधि पढ़ी थी जिसका नाम था अनुस्वार संधि। यदि इसका सही विच्छेद करूं तो क्या हो रहा था, शाम धन त। कल हमने पढ़ा यदि म हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण मकार हो, म हो, और उसके परे व्यंजन हो, तो म किस में बदल रहा था, वो अनुस्वार में बदल रहा था। तो यहां पर क्या हो गया, शाम धन तह, ये इसका विच्छेद हो गया। अब देखो ये क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार से परे क्या है, त किस में आता है, य में। त किस में आता है, य में आता है। तो अनुस्वार के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे, पर सवर्ण। पर सवर्ण मतलब बाद वाले जैसा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी कि बाद वाले वर्ण के वर्ग का अंतिम, बाद वाला वर्ण क्या है, त किस वर्ग का है, त वर्ग का, और त वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, न। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न हलंत, आधा। वापस मिलाओ तो शा आधा न, और ये त तो हो जाएगा शांत। तो छात्रों मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी अनुस्वार आपको दिखता है तो अनुस्वार के स्थान पर अपन क्या वर्ण लिखेंगे। कोई कहते हैं न होता है अनुस्वार का अर्थ, कोई कहता है म होता, नहीं, न तो अनुस्वार का अर्थ न होता है, न अनुस्वार का अर्थ म होता है। अनुस्वार का अर्थ होता है बाद वाले वर्ण का अंतिम वर्ण। बाद में जिस वर्ग का वर्ण है उसका अंतिम वर्ण ही वो अनुस्वार का अर्थ होता है। तो आप देखना एक बार पुनः कि ये जो अ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इस अनुस्वार से परे क्या है, क। एक बार मैं अंतिम वर्ण लिख लेता हूं पांचों वर्गों का, क, च, ट, त और प। जो 5 वर्ग हैं उसका अंतिम वर्ण ग, च का है य, ट का है ण, त का है न, और प का है म। अब देखो कि यहां पर क्या है, क, और क है अनुस्वार से परे क। तो क का अंतिम क्या होगा, क का अंतिम होता है ग। तो यहां पर शब्द क्या आएगा, अनुस्वार के स्थान पर ग आएगा। क्या आएगा, ग। आगे देखो इस, तो क्या हो जाएगा, अंकित, अंकित है अंक। अब देखो जैसे कुम धन ठित, कुम धन ठित, तो अनुस्वार से परे क्या है, ठ, और ठ किस वर्ग का वर्ण है, ट, ठ, ड। तो ट वर्ग का, और ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, ण। आधा वर्ण आएगा व्यंजन वर्ण। तो ट के स्थान पर यानी अनुस्वार के स्थान पे क्या आएगा, ण। तो यहां पर लिख लेंगे ण कुंठित। जैसे यहां पर लिखा व के बाद अनुस्वार और द है, तो अनुस्वार से परे किस वर्ग का वर्ण है, द का, और द किस वर्ग का है, त वर्ग का, और त का अंतिम वर्ण क्या होता है, न। तो यहां पर हम अनुस्वार के स्थान पर क्या लिखेंगे, न लिखेंगे। मेरी बात आपको सही समझ में आ रही होगी कि जहां अनुस्वार है उसके परे जो वर्ण है, जिस वर्ग का है उस वर्ग का अंतिम वर्ण ही अनुस्वार का अर्थ होगा। देखो एक उदाहरण में जैसे ये ले रहा हूं संधि। देखो सम धन धी, अनुस्वार से परे क्या है, ध, और ध किस वर्ग का है, त वर्ग का, क्योंकि त, थ, द, ध त वर्ग का है, और त का अंतिम क्या होता है, न। तो यहां पर क्या लिखेंगे, संधि। जैसे गुम्फित, तो गुम धन फित, और आगे क्या है, फ, और फ किस वर्ग का है, प वर्ग का, और प का अंतिम क्या होता है, प, फ, ब, भ, म। तो यहां पर क्या आ जाएगा, म आ जाएगा, गुम्फित। जैसे आगे क्या है, अनुस्वार से परे ठ, और ठ किस वर्ग का है, ट का, तो ट का अंतिम क्या होता है, ण। ट का अंतिम क्या होता है, ण। तो क्या हो जाएगा, कंठ। तो इस प्रकार से एक बार मैं वापस उदाहरण लिख रहा हूं, कुछ पांचों वर्गों का एक एक उदाहरण आप तक पहुंचा रहा हूं। आप उसको भली बात एक बार पुनः देखें और समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने लिखा अंक, अंक हम इस प्रकार भी लिखते हैं और अंक हम इस प्रकार भी लिखते हैं। तो एक ध्यान ये देना कि संस्कृत के अंदर
सिर्फ 8 वर्णों को छोड़कर। कौन कौन से? श, श, स, ह और य, व, र, ल। इन 8 वर्णों को छोड़कर कहीं पर भी संस्कृत में अनुस्वार नहीं आता है। कारण यही कि अनुस्वार का अर्थ क्या होगा? बाद वाले वर्ण का अंतिम वर्ण, बाद वाले वर्ण का अंतिम वर्ण ही उसका अर्थ होगा। तो अब देखिए, इस क के अ के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। उसके परे क्या है? क। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अंक। जैसे मैंने लिखा संज्ञा, संज्ञा, इसको हम एक और दृष्टि से क्या लिखते हैं? संज्ञा। इस दृष्टि से भी लिखते हैं। तो देखो ये आगे क्या है? ज्य है, ज है, ज प्लस य से मिलके ज्ञ बना, ज्य। तो ज किस वर्ग का? च का। तो अंतिम वर्ण क्या हो गया? य, क्योंकि च वर्ग का हो गया। जैसे मैंने लिखा कंठ, क्या लिखा? कंठ। अनुसार से परे क्या है? ठ। ठ किस वर्ग का है? ट वर्ग का। और ट का अंतिम क्या होता है? ण। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कंठ। मैंने लिखा संत। अनुस्वार से परे क्या है? त। और त का अंतिम क्या होता है? न। तो हो जाएगा संत। मैंने लिखा संप। अनुस्वार से परे क्या है? प। और प का अंतिम क्या होता है? प वर्ग का अंतिम क्या? म। तो यहां पर हम लिखेंगे म। ये मैंने चारों ही वर्गों के अंतिम वर्ण का उदाहरण दे दिया। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प। तो अब इससे आप भली भांति समझ गए होंगे कि अनुस्वार का अर्थ क्या होता है। बाद का जो वर्ण है उसका अंतिम वर्ण ही अनुस्वार का अर्थ होता है। तो आप कहीं पर भी संस्कृत के अंदर अनुस्वार नहीं लिखेंगे। अनुस्वार संस्कृत में सिर्फ 8 वर्णों पे आता है, य, व, र, ल और श, श, स, ह पे। बाकी जगह बाद का जो वर्ण होगा उसका अंतिम वर्ण ही अनुस्वार का अर्थ होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, एक संधि का नाम है, जिस व्यंजन संधि का भेद है, जिसका नाम है छत्व संधि। व्यंजन संधि का भेद छत्व, जिसका सूत्र आता है शस छो अटी। यह सूत्र ये कहता है कि झय हो, झय से परे श हो, श से परे अट हो, तो झय के स्थान पर क्या आदेश होता है? छ। छ यानी छत्व। छ आदेश होने के कारण संधि का नाम क्या रखा गया? छत्व संधि। अब थोड़ा सा इसमें समझना कि झय एक प्रत्यार है जिसमें आता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण। अट एक प्रत्यार है जिसमें सभी स्वर आएंगे और ह, य, व, र। ये तो कहने का मतलब यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, उसके बाद श और उसके बाद अट, अट यानी सभी स्वर, वह ह, य, व, र, ल हो, तो इस श के स्थान पर क्या आदेश होगा? छ आदेश। यानी श किस में परिवर्तित हो जाएगा? छ। झय से परे शकार को विकल्प से छकार आदेश हो जाता है अट परे रहने पर। ये इस सूत्र का अर्थ हो गया। यानी झय से परे शकार को विकल्प से छकार आदेश होता है। परे यानी बाद में क्या हो? अट हो। छात्रों में बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, परे। परे का अर्थ क्या होता है? बाद में। परे का अर्थ है बाद में। जैसे इसको उदाहरण देख रहा हूं, तो अब आपको सभी उदाहरणों के अंदर छ दिखेगा। क्या दिखेगा? छ। और संधि करते समय वहां पर क्या आएगा? श। बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि आदेश क्या हो रहा था? छ। वापस देखें एक बार, आदेश क्या हो रहा था? छ। किसके स्थान पे आ रहा था? श के। तो अब आपको उदाहरण में क्या दिखेगा? छ। विच्छेद करते समय तालव्य श, है ना, शंकरवा। तो सब में छ है। छ, 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 सब में। तो एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, तस् छिव। अब आप जब इसको पढ़ोगे तब आपको भी महसूस होगा कि ये छिव कैसे आया, जबकि शिव होना चाहिए। शिव, भगवान शंकर शिव, लेकिन ये छिव आया है। तो ये क्यों आया है? तो अब इसमें दो संधि होगी।
दो इसलिए संधि होगी कि हमने पहले एक सचुत्व संधि पढ़ी थी जहां पर च वर्ग था वो किसमें परिवर्तित हो रहा था, त वर्ग में, यानी च है वो किसमें परिवर्तित, त में, है ना, तो वो भी साथ में होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये तस् छिव उदाहरण है, तो ये जो छ है, छ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श में, तो ये छिव की जगह क्या हो जाएगा, शिव। और ये जो च था, च के स्थान पर क्या था, त, और त अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा तद, दो संधि साथ में हो रही है, तो तद धन शिव, क्या विच्छेद हो जाएगा, तद धन। यहां तच नहीं हो सकता, अपन यूं नहीं लिख सकते कि तच धन शिव। ये जो च था वो च किसमें बदला, त में, और त के कारण आपने एक संधि पढ़ी, ये कौन सी संधि हुई, सचुत्व। च किसमें परिवर्तित हुआ, सचुत्व के कारण त में, और एक संधि पढ़ी जिसका नाम था जशत्व, जिसमें हमने पढ़ा कि त किसमें परिवर्तित हो रहा था, अपने वर्ग का तीसरा, तो द, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त द, तद धन शिव। तो ये एक साथ में दो संधि चल रही है, तो ये हम संधि पढ़ चुके हैं, पहले अध्ययन इसका कर चुके हैं, इसलिए हम भली भांति इससे परिचित हैं। तो बस ध्यान ये रखना जहां पर छ आ रहा है वहां संधि विच्छेद में श करना है, तालव्य श। एक नेक्स्ट उदाहरण है यावश छक्यम, यावश छक्यम, तो याव त हो जाएगा, च किसमें परिवर्तित, त में, तो यावत, और ये जो छ था वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श में, तो यावत शक्यम। तस् श्रुत्वा, तो च किसमें हो जाएगा, त में, त वापस किसमें, द में, तो तद श्रुत्वा। अब इसको समझना है, आप कहेंगे कि ये शंकर वाला श क्यों नहीं आया। अब देखो, यदि श मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, एक ही बात है, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है, जबकि वर्ण एक ही हैं। ये भी श और ये भी श ही होता। आपने देखा होगा कि श्रृंगार पद आता है, श्रृंगार शब्द अपन लिखते हैं तो ये श काम में लेते हैं ना, श्रृंगार में। और श्रवण में अपन काम में कौन से लेते हैं, श के अंदर र, श्रवण, ये लेते हैं। लेकिन शंकर लिखेंगे तो क्या से लिखेंगे, इस प्रकार से। तो ये दोनों अपने आप में एक ही वर्ण है, लिखने का एक तरीका अलग अलग है। अब इस श के अंदर र लिखूं मैं, री लिखूं या कुछ भी लिखूं, वो अलग अलग हो गया। तो अब ये जो श था, अब ये क्या था, ये था श्रुत्वा। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं श्रुत्वा, तो भी गलत नहीं होगा। यदि इसका संधि विच्छेद में यदि क्या करूं, इसका श्रुत्वा यदि करता हूं, और लिखने की जो कला है, यदि मैं इस प्रकार से न लिखकर इसको यूं लिखूं कि तद धन श्रुत्वा, तो भी ये सही होगा, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। और इसको यदि मैं, ये श भी है और ये भी है, ये दोनों एक ही था। अब इसमें यदि र लगाऊं मैं, तो र और उ, श्रुत्वा, ये इस प्रकार। तो दोनों तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, दोनों ही अपने आप में पूर्ण हैं। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है जगत शांति, तो च किसमें परिवर्तित हो जाएगा, त में, तो बन जाएगा जगत, और ये छ है वो किसमें हो जाएगा, श में, तो हो जाएगा शांति। अब सबको पता है शांति शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये संधि के कारण शांति हो गया। अब प्राक छेते, क्या उदाहरण है, प्राक छेते, तो प्राक ये बदलेगा नहीं, यहाँ पर प्राक प्राक ही रहेगा। और ये जो छ है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य श में, तो शेते, प्राक शेते। मत छवशूर, मत ये त, च त में, और श है वो इसमें परिवर्तित हो गया, मत छवशूर, ये छ आधा है ना, तो शव सूर। वाक छेते, तो ये वाक, ये पद वाक है, वाक धन शेते। तस् शरीरम, तस्, ये उदाहरण इस प्रकार से हैं, तस् शरीरम, तो क्या हो जाएगा, अब तस् च किसमें परिवर्तित, त में, तो तत्, और छ इस किसमें हो जाएगा, श में, तो शरीरम, तत् शरीरम की जगह तत् शरीरम। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण देखे
कि जो छ था वो संधि विच्छेद करते समय किस में परिवर्तित हुआ? श में परिवर्तित हुआ। तो आज हमने व्यंजन संधि के 3 भेदों का अध्ययन किया। पुनः एक बार मैं बताना चाहूंगा थोड़ा ब्रीफली कि कौन कौन से हमने लास्ट जो अभी पढ़ा वो उसे जिसमें छ के स्थान पे श आ रहा था, पर सवर्ण संधि थी और अनुनासिक, यानी अनुनासिक, उसके बाद पर सवर्ण और उसके बाद छत्व। 3 संधि व्यंजन संधि के 3 भागों का हमने अध्ययन किया। तो हम एक बार पुनः देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से हमें याद करना है, क्या समझना है, क्या ध्यान रखना है। जो अनुनासिक संधि थी उसके अंदर जो ये 5 वर्ण थे य, म, ग, ण और न, यदि इन 5 वर्णों में से कोई भी 2 वर्ण पास पास में आते हैं या कोई एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, 2 बार आता है, तब कौन सी संधि होती है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक क्यों? क्योंकि इन वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं मुख सहित नासिका का भी सहारा लेना होता है। जिस वर्णों के अंदर मुख सहित नासिका का सहारा लेना हो वे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनु का अर्थ होता है बाद में, नासिक यानी नाक, बाद में नासिका से जो वर्ण उच्चारित होते हुए अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो पहचान ये हो गई कि जिन इस 5 वर्णों में से कोई 2 वर्ण आ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा एतन मुरारी, एतन मुरारी, तो देखो न और म आए 2 वर्ण पास पास में, तो पहचान क्या होगी कि 2 अनुनासिक लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब अनुनासिक संधि। पहचान हो गई कि जब 2 वर्ण अनुनासिक, इन 5 में से कोई 2 वर्ण जब पास में आएंगे वो अनुनासिक संधि होगी। जैसे हमने देखा था एतन मुरारी, तो एतद धन मुरारी, यानी न और म था अनुनासिक। उसके बाद एक संधि थी पर सवर्ण संधि, जिसमें हमने देखा था कि जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार किसमें परिवर्तित होगा? अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण यानी बाद वाले वर्ण का अंतिम, यानी बाद वाले वर्ण की वर्ग का क्या होगा? अंतिम। जैसे मैंने उदाहरण लिखा था, जैसे मैंने लिखा संत, और इसका यदि संधि विच्छेद करो क्या हो जाएगा? संत, तो स के बाद अनुस्वार और अनुस्वार के परे त, तो अनुस्वार किस में परिवर्तित होगा? बाद वाले वर्ण के वर्ग के अंतिम, बाद का वर्ण क्या? त, और त वर्ग का अंतिम क्या होता? न, तो ये अनुस्वार किस में बदल जाएगा? न हलंत में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आधा न, इस प्रकार से हो जाएगा संत। उसके बाद हमने एक संधि पढ़ी जिसका नाम था छत्व संधि। छत्व यानी श के स्थान पर श किस में परिवर्तित हो रहा था? छ में, यानी छ में। उदाहरण में आपको क्या दिख रहा था? छ। संधि विच्छेद में क्या करना था? श करना था, बस। लेकिन इसके साथ साथ एक और संधि साथ में चल रही थी, जशतु भी चल रही थी और शचुतु भी चल रही थी, जिसका अध्ययन हमने पूर्व के भाग में कर लिया था, इसलिए इसमें इतनी समस्या नहीं होगी। तो जहां कहीं भी आपको छ दिख रहा था वो छ किस में परिवर्तित हो गया? तालव्य श यानी शंकर वाले श में परिवर्तित हो गया। जहां छ था वहां पर संधि विच्छेद करते से हमने उसको किस में परिवर्तित कर लिया? श में। तो इस प्रकार आज हमने अनुनासिक, परसवर्ण और छत्व संधि का अध्ययन किया, और इस प्रकार से हमारे आज व्यंजन संधि भी पूरी हो गई। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि आज कंप्लीट कर ली है। व्यंजन संधि में हमने सचुतो संधि का अध्ययन किया, षटुतो संधि का अध्ययन किया, जशतो संधि का अध्ययन किया, अनुस्वार संधि का
अनुनासिक संधि, परसवर्ण संधि और छत्व। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के कुल 7 भेदों का अभी तक अध्ययन कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी तक जो स्वर संधि और व्यंजन संधि हुई है इसका आपने भरपूर आनंद लिया है और आराम से इसको समझा है, ध्यानपूर्वक वीडियो का अध्ययन किया है और आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भली भांति समझ में आ रहा है। और यदि कोई आपकी समस्या है तो उस समस्या को आप मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें, मैं उस समस्या का समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।